एक छोटे से शहर में एक आदमी बिना किसी निशान के गायब हो जाता है और कोई भी समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या हुआ। जब परिवार सक्रिय रूप से उसकी तलाश कर रहा था तो स्थानीय पुलिस को शक था कि वह किसी और के साथ भाग गया हो सकता है। संभावित अपराधी को पकड़ने और उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए उन्होंने एक एफबीआई एजेंट की मदद मांगी। वे उम्मीद कर रहे थे कि वह व्यक्ति सुरक्षित होगा। नवंबर 1992, लंदन शहर, केंट की राज्य। लंदन एक छोटा सा शहर है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और तंबाकू राज्य के केंद्र में स्थित है। मैनचेस्टर के बड़े शहर से ज्यादा दूर नहीं है। यहां कई परिवार कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और लगभग हर कोई एक दूसरे को जानता है। 25 नवंबर 1992 को सुबह 11 बजे मैनचेस्टर के पेस क्रीक स्कूल के छात्र थैंक्स गिविंग की छुट्टियों से पहले उत्सव के दोपहर के भोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कक्षा के बाद स्कॉटी बेकर को बस से अपनी दादी के घर जाना था, जहां उसे उसके पिता 37 वर्षीय डोनाल्ड, जिन्हें सभी डॉनी बेकर कहते थे, लेने आने वाले थे। वह ट्रक ड्राइवर का काम करते थे और पिता पुत्र ने छुट्टियों का पूरा सप्ताह एक साथ ट्रक में बिताने की योजना बनाई थी। स्कॉटी बेकर का जन्म 17 फरवरी 1982 को क्ले काउंटी, केंटकी में डोनाल्ड बेकर और रूथ रोज के परिवार में हुआ था। वह बास्केटबॉल और स्पोर्ट्स शूटिंग में रुचि रखते थे। स्कॉटी के माता पिता का कुछ साल पहले तलाक हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के कारण दोस्ताना संबंध बनाए रखा। हालांकि वह ज्यादातर समय अपनी मां के साथ रहते थे। उसी समय स्कॉटी अक्सर अपने पिता और उनकी नई पत्नी 22 वर्षीय स्टेफनी के साथ भी रहते थे। सबसे अच्छा, लड़का अपने पिता के साथ ट्रक में यात्रा करना पसंद करता था। इस साल रूथ, स्कॉटी की मां, पहली बार अपने बेटे के बिना थैंक्स गिविंग मनाने वाली थी। रूथ ने अपने बेटे स्कॉटी को खुश करने का फैसला किया और स्कूल पहुंच गई ताकि वह बस में चढ़ने से पहले उसे ले सके। जब वह कार में इंतजार कर रही थी तो उसने देखा कि उसकी बहन स्कूल में अपने भाई को ढूंढने गई थी। हालांकि जब उसकी बेटी अकेली लौट आई और कहा कि स्कॉटी कहीं नहीं मिल रहा है, तो रूथ ने सोचा कि उसने शायद बस ले ली थी, क्योंकि उसने स्कूल को अपनी योजनाओं के बारे में नहीं बताया था। कुछ समय बाद रूथ ने यह जांचने का फैसला किया कि क्या स्कॉटी हमेशा की तरह अपनी दादी के पास गया था, लेकिन वहां उसे पता चला कि वह वहां नहीं था। चिंतित होकर उसने अपने दोस्तों के माता पिता को फोन करना शुरू किया, यह उम्मीद करते हुए कि उनमें से कोई जानता हो कि वह कहां हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके किसी भी दोस्त ने स्कॉटी को नहीं देखा था, परिवार ने आसपास के क्षेत्र की तलाशी ली, लेकिन उसे नहीं मिला। रूथ और उसकी बेटी स्कूल वापस आ गईं, यह पता लगाने के लिए कि क्या वह किसी कारण से वहां रुका हुआ था। रूथ ने शिक्षक कक्ष में प्रिंसिपल को पाया और अपने बेटे की तलाश में मदद करने के लिए कहा। उस समय सभी शिक्षक जा चुके थे और प्रिंसिपल ने वादा किया कि वह स्कॉटी के शिक्षक को घर पर फोन करेंगे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। उस क्षण में रूथ ने मेज पर उपस्थिति रजिस्टर देखा और देखा कि स्कॉटी को 11:30 बजे उठाया गया था। प्रिंसिपल ने तुरंत स्कूल सचिव से विवरण जानने के लिए संपर्क किया। सचिव ने बताया कि उस समय एक काले बालों वाली चश्मा पहने महिला कार्यालय में आई थी और खुद को पैट्रिशिया स्मिथ के रूप में प्रस्तुत किया। उसने कहा कि वह स्कॉटी बेकर को लेने आई है और उसे उसके पिता के पास ले जाएगी। उस समय स्कॉटी अपने सहपाठियों के साथ उत्सव के भोजन के लिए जा रहा था। सचिव ने स्कॉटी को बुलाया और उसे बताया कि उसके पास एक खुशी की खबर है, उसे पहले घर ले जाया जा रहा है। हालांकि सचिव कई माता पिता और छात्रों के रिश्तेदारों को जानती थी, उसने पहले कभी पैट्रिशिया स्मिथ को नहीं देखा था। फिर भी स्कॉटी खुश था और उस महिला के साथ चला गया जिसने रजिस्टर में साइन किया, उसका हाथ पकड़ा और वे एक साथ स्कूल से चले गए। रूथ ने नाम पैट्रिशिया को पहचाना क्योंकि वह स्कॉटी के पिता की चचेरी बहन थी। वह हैरान थी कि पैट्रिशिया ने बिना परिवार के किसी को सूचित किए लड़के को उठा लिया। चिंतित होकर रूथ ने महसूस किया कि वह अपने पूर्व पति की चचेरी बहन के बारे में बहुत कम जानती थी, न तो उसका फोन नंबर और न ही उसका पता।
उसने प्रिंसिपल से कहा और उनसे पुलिस को बुलाने का अनुरोध किया। केंट की पुलिस ने स्कॉटी की तलाश के लिए 2 अधिकारी भेजे। प्रिंसिपल ने उन्हें लड़के की एक तस्वीर और उसके सहपाठियों के नाम और पते की सूची दी। रूथ ने पुलिस को वह सब कुछ बताया जो वह जानती थी। जांचकर्ताओं ने सबसे पहले पैट्रिशिया स्मिथ, रूथ के पूर्व पति की चचेरी बहन को खोजने का निर्णय लिया, क्योंकि उसने स्कॉटी को स्कूल से उठाया था। पता चला कि पैट्रिशिया स्कूल के पास ही रहती थी और पुलिसकर्मी तुरंत उससे पूछताछ करने के लिए उसके पास गए। बातचीत के दौरान पैट्रिशिया ने बताया कि उसने स्कॉटी को स्कूल से नहीं उठाया था और वह बिल्कुल भी स्कूल सचिव की वर्णन से मेल नहीं खाती। जल्द ही उसका अलिबी सही साबित हुआ। शाम तक पुलिस ने स्कूल के 160 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली सभी महिलाओं से पूछताछ की जिनका नाम पैट्रिशिया स्मिथ था। उनमें से कई थीं। ये सभी महिलाएं थैंक्स गिविंग पर घर पर थीं और कोई भी सचिव की वर्णन से मेल नहीं खाती थी। सभी के पास एक मजबूत अलिबी था। यह स्पष्ट हो गया कि जिसने स्कॉटी को उठाया था उसने गलत नाम का उपयोग किया था। अज्ञात महिला द्वारा स्कॉटी को स्कूल से ले जाने के 8 घंटे बीत चुके थे। रूथ ने अपने पूर्व पति डॉनी, लड़के के पिता को पता लगाने की कोशिश की कि क्या वह कुछ जानता है। शिपिंग कंपनी के मैनेजर ने उसे बताया कि डॉनी अभी इलिनॉयज के लिए माल ले जा रहा है। महिला ने उनसे उसे संदेश देने का अनुरोध किया कि वह जल्द से जल्द उसे वापस कॉल करे। केंट की पुलिस अधिकारी स्कॉटी की खोज जारी रखते हुए उस दिन उसके साथ स्कूल में रहे उसके दोस्तों के परिवारों से मिलने गए। स्कॉटी के एक दोस्त ने लगभग पूरा दिन उसके साथ बिताया और याद किया कि कैसे स्कॉटी एक अज्ञात महिला के साथ गया था। उसने देखा कि वे एक 4 दरवाजे की कार में बैठे, लेकिन मॉडल का सही नाम नहीं बता सका। उसे केवल इतना यकीन था कि स्कॉटी खुशी खुशी उस महिला के साथ जा रहा था और चिंतित नहीं दिख रहा था। रात के 10 बजे तक स्कॉटी बेकर के गायब होने के 10 घंटे से अधिक समय बाद जांचकर्ताओं के पास अभी भी उसके ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं था। चूंकि कोई फिरौती की मांग नहीं आई थी, इसलिए जांचकर्ताओं ने स्कॉटी के परिवार और दोस्तों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके अनुभव के अनुसार ऐसी स्थितियों में अक्सर एक माता पिता शामिल होता है, खासकर हिरासत विवादों में। स्कॉटी बेकर के माता पिता का तलाक हो चुका था, इसलिए जांचकर्ताओं ने रूथ से उसके पूर्व पति के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछताछ शुरू की। रूथ ने बताया कि उनका तलाक 5 साल पहले हुआ था। तब से उनके और डॉनी के बीच कोई घनिष्ठ संबंध नहीं थे, लेकिन उनके बेटे के खातिर उन्होंने दोस्ताना संपर्क बनाए रखा। तलाक कठिन था, मुख्य रूप से स्कॉटी की हिरासत के मुद्दों के कारण, लेकिन कुछ झगड़ों के बाद उन्होंने संयुक्त हिरासत पर सहमति व्यक्त की। रूथ ने दावा किया कि जब स्कॉटी ने सप्ताहांत में अपने पिता के साथ बिताया तो डॉनी हमेशा उसके प्रति अच्छा था। हालांकि उसने संदेह किया कि डॉनी की नई पत्नी स्टेफनी स्कॉटी के गायब होने में शामिल हो सकती है। 37 वर्षीय डोनाल्ड बेकर और 22 वर्षीय स्टेफनी स्पिट्जर अगस्त 1991 में मिले और अगले साल वैलेंटाइन डे पर शादी कर ली। रूथ के अनुसार पिछले 9 महीनों में स्टेफनी डॉनी के साथ स्कॉटी की निकटता को लेकर ईर्ष्यालु हो गई थी। रूथ ने यह भी बताया कि यह जानकारी स्वयं स्कॉटी से मिली थी, जिसने शिकायत की थी कि स्टेफनी के कारण वह अपने पिता के पास नहीं जाना चाहता था। इस प्रकार जांचकर्ताओं ने कई संदिग्धों की पहचान की: स्टेफनी बेकर, डॉनी बेकर और रूथ रोज। 26 नवंबर की आधी रात तक स्कॉटी बेकर 12 घंटे से अधिक समय से गायब था। डॉनी बेकर, जिसने अपने बेटे के गायब होने की खबर सुनी, ने इलिनॉयज में अपने ट्रक को छोड़ दिया और एक दोस्त के साथ लंदन केंटकी लौटने का फैसला किया। स्टीफनी और उसके पिता डॉनी की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो अच्छी खबर की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कोई खबर नहीं थी। थकावट के बावजूद डॉनी ने अपने बेटे की खोज पर जोर दिया। स्टीफनी के साथ मिलकर वे जंगल में गए, जहां वे अक्सर स्कॉटी के साथ शिकार करते थे और निशानेबाजी का अभ्यास करते थे, लेकिन उन्हें कोई निशान नहीं मिला। धन्यवाद दिवस की सुबह डॉनी और उसकी पूर्व पत्नी रूथ ने फोटो वाले पोस्टर लगाना शुरू किया। स्कॉटी के गायब होने के 1 दिन के बाद उनके बीच तनाव बढ़ गया।
उन्होंने एक दूसरे पर स्कॉटी को छिपाने का आरोप लगाया, लेकिन परस्पर संदेहों के बावजूद उन्होंने पोस्टर लगाना जारी रखा। इस महत्वपूर्ण पारिवारिक दिन पर गायब हुए के बारे में कोई खबर नहीं थी, केवल सबसे अच्छे की उम्मीद बची थी। अगली सुबह पुलिसकर्मी डॉनी बेकर के घर आए, उनसे और उनकी नई पत्नी स्टीफनी से बात करने के लिए। जांचकर्ताओं को संदेह था कि पास का कोई व्यक्ति कुछ छिपा रहा है। एक पुलिसकर्मी ने अलग अलग पूछताछ की ताकि एक की प्रतिक्रिया पर दूसरे का प्रभाव न हो। डॉनी चिंतित दिख रहा था, लेकिन पुलिसकर्मी को आश्वासन दिया कि वह अपने बेटे की खोज में हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने धन्यवाद दिवस की सुबह इलिनॉइस में एक माल की डिलीवरी के बाद स्कॉटी को लेने का इरादा किया था। उन्होंने टेनेसी जाने और वापस आने की योजना बनाई थी। डॉनी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी चचेरी बहन पेट्रिसिया स्मिथ या किसी अन्य को स्कॉटी को स्कूल से लेने के लिए नहीं कहा था। जांचकर्ताओं से बातचीत के दौरान स्टीफनी ने कहा कि जब स्कॉटी को उठाया गया था तब वह घर पर थी और अपनी दोस्त सुसान के साथ कपड़े धो रही थी। स्टीफनी को संदेह था कि डॉनी की पूर्व पत्नी रूथ कुछ योजना बना रही हो सकती है। उसके अनुसार रूथ डॉनी की नई शादी से जलन कर रही थी और उसे वापस पाने के लिए निराशाजनक कदम उठा सकती थी। जांचकर्ताओं ने स्कूल की सचिव से भी पूछताछ की, जिन्होंने एकमात्र गवाह के रूप में एक महिला को काले चश्मे के साथ देखा था। उसे परिवार की सभी महिलाओं की तस्वीरें दिखाई गईं, जिसमें रूथ और स्टीफनी भी शामिल थीं, यहां तक कि मेकअप के साथ भी। सचिव ने निश्चित रूप से कहा कि इनमें से कोई भी महिला रहस्यमय महिला के समान नहीं थी। कुछ समय बीत गया और जांचकर्ताओं ने स्कॉटी के करीबी रिश्तेदारों के साथ झूठ पकड़ने वाले परीक्षण करने का फैसला किया ताकि उन्हें संदिग्धों की सूची से हटाया जा सके। सबसे पहले स्कॉटी की मां रूथ की जांच की गई। परिणामों ने दिखाया कि वह सच बोल रही थी और उसे संदिग्धों की सूची से हटा दिया गया। अगला रूथ के पूर्व पति डॉनी को बुलाया गया। सबूतों के बावजूद कि स्कॉटी के गायब होने के समय वह राज्य से बाहर था, जांचकर्ताओं ने उसकी संभावित भागीदारी को खारिज नहीं किया, लेकिन डॉनी के परीक्षण के परिणाम अनिर्णायक थे। डॉनी की युवा पत्नी स्टीफनी की मदद की उम्मीद में जांचकर्ताओं को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। स्टीफनी ने कहा कि वह गर्भवती थी और इसलिए झूठ पकड़ने वाले परीक्षण पर नहीं जा सकती थी। अस्पताल में उसकी गर्भावस्था की पुष्टि हुई। स्टीफनी ने अपनी लिखावट का नमूना दिया, जो रूथ की तरह उस महिला के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाता था जिसने स्कॉटी को स्कूल से उठाया था। पूछताछ के दौरान स्टीफनी ने पिछले दिन के अपने कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। सुबह वह घर पर थी और अपनी दोस्त सुसान के साथ कपड़े धो रही थी। इसके बाद उन्होंने एक और दोस्त से फोन पर बात की। दोपहर में जब वे कपड़े धोने का काम खत्म कर चुके थे तो उन्होंने सुसान के घर जाने का फैसला किया। स्टीफनी ने जांचकर्ताओं को सुसान का पता दिया ताकि वे उससे संपर्क कर सकें। उसी दिन शाम को धन्यवाद दिवस पर जांचकर्ताओं ने सुसान को उसके घर पर पाया, जहां वह अपने पति एक ट्रक चालक के साथ आराम कर रही थी। पुलिसकर्मियों ने उससे पूछा कि वह उस दिन सुबह कहां थी और सुसान ने पुष्टि की कि वह स्टीफनी के साथ थी। उसने यह भी उल्लेख किया कि स्टीफनी ने सुबह 11 बजे के आसपास उनकी संयुक्त मित्र से फोन पर बात की थी। उन्होंने सप्ताहांत एक साथ बिताने की योजना बनाई थी, लेकिन गायब होने की खबर के बाद सभी योजनाएं रद्द कर दी गईं। सुसान ने स्टीफनी की कहानी को लगभग शब्दशः दोहराया। वे उसके घर पर थे, कपड़े धो रहे थे और फिर सुसान ने देखा कि उसने चाबियां कार में भूल गई थीं। सुसान की मां आई और उसे घर ले गई। सुसान ने जांचकर्ताओं को उनकी संयुक्त मित्र का फोन नंबर भी दिया, जिसने बाद में उनकी बातचीत की पुष्टि की। स्कॉटी बेकर की मां को याद है, धन्यवाद दिवस पर बर्फबारी हुई और स्कॉटी नहीं मिला। मैं शाम को खिड़की पर खड़ी थी और सोच रही थी, मेरा बेटा कहां है। बर्फ गिर रही थी और शायद उसे बहुत ठंड लग रही थी। जिसने उसे पकड़ा था उसने शायद उसे गर्म कपड़े नहीं दिए थे। मुझे यह भी नहीं पता था कि उसे कुछ खाने को मिला या नहीं। यह मेरे जीवन की सबसे दुखद बर्फबारी थी। शुक्रवार 27 नवंबर को
एफबीआई का एक विशेष अन्वेषक उस टीम में शामिल हो गया जो स्कॉटी बेकर की तलाश कर रही थी। केंटकी पुलिस और एफबीआई एजेंट अभी भी एक सुखद अंत की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने फिर से स्कॉटी की मां रूथ से बात की, जो अपने बेटे के गायब होने के बाद से नहीं सोई थी। रूथ ने बताया कि उसे फिरौती की कोई मांग नहीं मिली थी। उसने यह भी बताया कि उसने अपने पूर्व पति डॉनी और उसकी 22 वर्षीय पत्नी स्टीफनी पर शक किया। हालांकि उसे स्टीफनी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वे कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे और केवल कभी कभी अपने छोटे शहर की दुकान में मिलते थे। रूथ ने कहा कि स्टीफनी को उसका बेटा पसंद नहीं था और स्कॉटी अपनी सौतेली मां से नाराजगी महसूस करता था। एफबीआई एजेंट ने डॉनी बेकर से एक और झूठ पकड़ने वाले परीक्षण की मांग की, क्योंकि पहले परीक्षण के परिणाम स्पष्ट नहीं थे। दूसरे परीक्षण ने दिखाया कि डॉनी झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन एजेंट से बातचीत के दौरान उसने अपनी नई पत्नी के बारे में चिंता व्यक्त की। डॉनी ने कहा कि स्टीफनी के साथ संबंध बिगड़ गए थे, खासकर जब उसने उसे बताया कि वह गर्भवती थी, तो वह उत्साहित नहीं हुआ था। स्टीफनी को संदेह था कि डॉनी अपने बेटे से अधिक प्यार करता था और यही उसकी असंतोष का कारण था। उसने शिकायत की कि वह स्कॉटी के साथ अधिक समय बिताता है, विशेष रूप से उसकी लगातार व्यावसायिक यात्राओं के कारण, जो परिवार के लिए बहुत कम समय छोड़ती थीं। स्थिति तब गंभीर हो गई जब डॉनी ने स्टीफनी की डायरी पाई और उसे जांचकर्ताओं को सौंप दिया। प्रविष्टियों में अक्सर उल्लेख किया गया था कि उसे लगता है कि डॉनी स्कॉटी से अधिक प्यार करता है और उसने लड़के के गायब होने की इच्छा व्यक्त की थी। ये प्रविष्टियां स्टीफनी के स्कॉटी के प्रति गहरी नाराजगी और नापसंदगी की बात करती थीं, जिससे जांचकर्ताओं को नई निष्कर्ष और जांच की दिशा मिली। एफबीआई एजेंटों ने स्टेफनी को झूठ पकड़ने वाले परीक्षण के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया। केंटकी पुलिस के विपरीत एफबीआई गर्भवती महिलाओं का भी परीक्षण करता है। जब स्टेफनी से पूछा गया कि क्या उसे पता है कि स्कॉटी के साथ क्या हुआ, तो उसने झूठ बोला। परीक्षण के बाद स्टेफनी को और अधिक पूछताछ के लिए लाया गया, जिसमें उसकी डायरी और झूठ पकड़ने वाले परीक्षण के परिणामों का उपयोग किया गया। जांचकर्ताओं ने उससे नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी कहानी पर अड़ी रही। स्टेफनी ने फिर से दावा किया कि 25 नवंबर स्कॉटी के गायब होने के दिन उसने पूरा दिन अपनी दोस्त सूजन के साथ घर पर बिताया था। स्टेफनी ने एक और दोस्त के साथ हुई फोन बातचीत का भी उल्लेख किया, जो सुबह 11 बजे हुई थी, जो सूजन की गवाही के साथ मेल खाती थी। कॉल का समय महत्वपूर्ण था क्योंकि स्कॉटी को 11:30 बजे स्कूल से उठाया गया था। एफबीआई कॉल की पुष्टि नहीं कर सका क्योंकि यह एक छुट्टी का दिन था। स्टेफनी के व्यवहार ने एफबीआई एजेंटों का संदेह बढ़ा दिया। वह स्कॉटी के गायब होने के प्रति शांत और संयमित थी, जो अजीब था क्योंकि स्कॉटी 2 दिनों से लापता था। बिल्कुल मेल खाने वाले हस्ताक्षर की तुलना के लिए स्टेफनी ने एफबीआई को अपने हस्तलेख का दूसरा नमूना प्रदान किया। हालांकि हस्तलेख मेल नहीं खाता था, जांचकर्ताओं को संदेह था कि स्टेफनी स्कॉटी के ठिकाने की जानकारी छिपा रही थी। फिर भी यह स्थापित किया गया कि स्टेफनी वह महिला नहीं थी जिसने लड़के को स्कूल से उठाया था। स्टेफनी का अलिबी उसकी दोस्त सूजन की गवाही से पुष्टि हुआ। सोमवार 30 नवंबर को जांचकर्ता सूजन के अपार्टमेंट में उसे फिर से पूछताछ करने और झूठ पकड़ने वाले परीक्षण की पेशकश करने गए, लेकिन वह घर पर नहीं थी। जांचकर्ताओं ने सूजन की गवाही की सत्यता पर संदेह करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी घटनाओं का वर्णन स्टेफनी के साथ बहुत मेल खाता था। इससे यह संकेत मिला कि दोनों महिलाएं मिलकर काम कर रही थीं। सूजन के ठिकाने का पता लगाने के लिए जांचकर्ताओं ने उसकी मां से संपर्क किया। सूजन की मां ने बताया कि उसकी बेटी अपने ट्रक ड्राइवर पति के साथ फ्लोरिडा चली गई थी। एक एफबीआई एजेंट ने केंटकी में उस कंपनी से संपर्क किया जहां सूजन का पति काम करता था। फोरमैन ने पुष्टि की कि वह रास्ते में है और अगली सुबह फ्लोरिडा पहुंचेगा। जांचकर्ताओं को संदेह था कि सूजन और उसके पति ने लड़के को केंटकी से बाहर ले जाया हो सकता है। खोज में मदद के लिए उन्होंने फ्लोरिडा में एक एफबीआई विशेष एजेंट से संपर्क किया। ट्रक को 12 घंटों के भीतर दक्षिण फ्लोरिडा पहुंचना था
और एजेंट उसे प्राप्त करने की योजना बना रहे थे। सभी को उम्मीद थी कि ट्रक, जिसमें स्कॉटी हो सकता है, पहले से ही फ्लोरिडा के लिए रास्ते पर है। 1 दिसंबर 1922 की सुबह एफबीआई एजेंट एक गोदाम पर नियोजित समय पर पहुंचे, लेकिन ट्रक पहले से ही वहां था। उसके दरवाजे खुले थे, लेकिन न तो ड्राइवर और न ही उसकी पत्नी सूजन दिखाई दी। अचानक सूजन का पति प्रकट हुआ और पूछा कि वे क्या ढूंढ रहे हैं। जांचकर्ताओं ने कहा कि वे उसकी पत्नी से बात करना चाहते हैं। पता चला कि सूजन केबिन में सो रही थी। एजेंटों ने ट्रक की तलाशी लेने की अनुमति मांगी और सूजन के पति ने खुशी खुशी सहमति दे दी। तलाशी के दौरान पाया गया कि स्कॉटी ट्रक में नहीं था, सिर्फ सूजन थी। वह थकी हुई और हैरान होकर केबिन से बाहर आई और पूछा कि उसे फिर से क्यों पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उसे पहले ही केंटकी में पूछताछ की गई थी। अपनी हैरानी के बावजूद वह मदद करने और सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार थी। एजेंटों ने सूजन से कहा कि वह जो कुछ भी जानती है वह सब बताए। सूजन ने कहा उसकी जानकारी सीमित थी, क्योंकि उसने स्कॉटी को कभी नहीं देखा था। उसने पुलिस स्टेशन जाने, फोटो खिंचवाने और अपने फिंगरप्रिंट देने के लिए भी सहमति दी। एफबीआई ने झूठ पकड़ने वाला परीक्षण भी किया और उससे एक लेखन का नमूना लिया। परीक्षण में दिखा कि सूजन ने गलत जानकारी दी थी। उसकी लेखन का नमूना और झूठ पकड़ने वाले परीक्षण के परिणाम धोखाधड़ी का संकेत देते थे, लेकिन लड़की ने जोर देकर कहा कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन अनुभवी जांचकर्ताओं को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह सच्चाई छिपा रही है। 1 घंटे की पूछताछ के बाद सूजन ने आखिरकार स्वीकार कर लिया। सूजन ने बताया कि उसने खुद को पैट्रिशिया स्मिथ के रूप में प्रस्तुत किया और 25 नवंबर को स्कॉटी को स्कूल से उठाया था। उसने यह अपनी गर्भवती दोस्त स्टेफनी के कहने पर किया। स्टेफनी स्कॉटी को डराना चाहती थी ताकि वह अपने पिता से मिलना बंद कर दे। स्टेफनी को इन मुलाकातों से जलन होती थी, क्योंकि वह स्कॉटी के पिता डॉनी बेकर से गर्भवती थी। थैंक्सगिविंग से 1 दिन पहले 25 नवंबर को सुबह 9:30 बजे के आसपास स्टेफनी सूजन के पास आई और उससे मदद करने की गुजारिश की। शुरुआत में सूजन मदद करने को तैयार नहीं थी, लेकिन स्टेफनी के बार बार आग्रह करने के बाद उसने मान लिया। अपनी दोस्त के कहने पर सूजन ने अपना रूप बदला ताकि वह लड़के को बिना किसी की नजर में आए उठा सके। स्टेफनी ने उसे एक दूर के रिश्तेदार का नाम भी दिया ताकि वह रजिस्टर में दर्ज हो सके। स्कॉटी ने उस रिश्तेदार को कभी नहीं देखा था, लेकिन स्टेफनी को यकीन था कि लड़का खुशी खुशी महिला के साथ जाएगा अगर वह उसे उसके पिता के पास ले जाने का वादा करे। जब सूजन बच्चे को स्कूल से उठा रही थी, स्टेफनी कार की पिछली सीट पर छिपी हुई थी। कार केंटकी के उत्तर की ओर जा रही थी और स्कॉटी, जो सामने की सीट पर बैठा था, अपने पिता से मिलने के बारे में उत्साहपूर्वक बता रहा था। जब कार एक सुनसान सड़क पर थी तो स्टेफनी ने कुछ ऐसे काम किए जो यहां उल्लेखित नहीं किए जा सकते। सूजन लगातार गाड़ी चलाती रही। इन घटनाओं के बाद महिलाएं एक सुनसान खान के पास गईं और सबूतों को सड़क के किनारे छिपा दिया। जब जांचकर्ताओं को इस जगह का पता चला तो उन्होंने सूजन से सही निर्देशांक प्राप्त किए। 1 दिसंबर 1922 को स्कॉटी बेकर के लापता होने के 6 दिन बाद पुलिस ने छिपाए गए सबूतों को पाया। कई बार इनकार करने के बाद लड़के की सौतेली मां स्टेफनी बेकर ने आखिरकार कबूल कर लिया और गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय लोग यह जानकर हैरान थे कि गर्भवती महिला ने क्या किया था। स्टेफनी की साथी और दोस्त सूजन को पहले अदालत में लाया गया। व्यापक सार्वजनिक रुचि के कारण मामला दूसरे जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। केंटकी के 47वें जिला अदालत के अभियोजक ने जूरी को सूजन के दोषी होने के बारे में समझाने में कामयाबी हासिल की। उसे 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मई 2008 में अच्छे व्यवहार के कारण उसे 25 साल की सजा में से 15 साल की सेवा के बाद रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई के बाद स्कॉटी की मां रूथ ने एक साक्षात्कार में कहा, मैं चाहती हूं कि लोग कभी न भूलें कि उसने क्या किया है। जब वह सड़क पर चलेगी तो सभी उसे दोषी के रूप में देखें। स्टेफनी बेकर, जो 22 साल की थी,
के लिए उपयुक्त सजा तय करने में लंबा समय लगा। आखिरकार उसने दोषी ठहराया और उसे 25 साल बाद पैरोल की संभावना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपनी सजा शुरू करने के आधे साल बाद स्टेफनी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसे उसके माता पिता ने पाला। उसका पति डॉनी ने तलाक के लिए अर्जी दी जबकि वह जेल में थी। जेल में स्टेफनी ने धर्मशास्त्र में डिग्री और बाइबल अध्ययन में डिप्लोमा प्राप्त किया और शादी भी कर ली। 2017 में उसने पैरोल बोर्ड के सामने पेश होकर उस दिन की घटनाओं का अपना संस्करण बताया। स्टेफनी ने दावा किया कि उसका उद्देश्य स्कॉटी को उसके पिता के पास ले जाना था। जैसे ही वे कार में बैठे, सूजन ने गाड़ी चलाई। जब उसने अपनी विग उतारी तो उसने स्कॉटी को इतना डरा दिया कि उसने कार से बाहर निकलने की कोशिश की। स्टेफनी ने उसे शर्ट से पकड़ लिया और एक घटना हुई। उसने कबूल किया कि यह उसकी जवानी की एक भयानक गलती थी। स्कॉटी की मां रूथ सुनवाई में मौजूद थी और उसने मांग की कि स्टेफनी पूरी आजीवन कारावास की सजा भुगते। अंततः सजा अपरिवर्तित रही और उसकी पैरोल याचिका खारिज कर दी गई। डोनाल्ड बेकर ने क्ले काउंटी शिक्षा बोर्ड और स्कूल सचिव के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया क्योंकि उस दिन स्कॉटी को बिना उचित अनुमति के छोड़ा गया था। सचिव के खिलाफ आरोप उसके योग्य प्रतिरक्षा के अधिकार के कारण खारिज कर दिए गए और मुकदमा अंततः खारिज कर दिया गया। परिणाम स्वरूप केंटकी में एक कानून पारित किया गया जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि हर व्यक्ति जो स्कूल से छात्रों को लेता है उसकी पहचान एक फोटो के माध्यम से की जाए।